हे गाइस, वेलकम टू पीएम पाठशाला। गाइस, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा विजन का जून का 2023 का। तो गाइस, वो जो हमारी मैगज़ीन है जिसमें हम आज सबसे पहले अपना टॉपिक लेंगे पॉलिटी एंड गवर्नेंस का। इसके गाइस छोटा सा टॉपिक है, 4 ही टॉपिक्स है इसमें, सारा हम इस वीडियो से कवर कर लेंगे। ध्यान से आपको सुनना है किस किस चीज़ों के बारे में बात की जा रही है। द वेरी फर्स्ट टॉपिक ऑफ द डे इज़ न्यू पार्लियामेंट हाउस। हम सभी जानते हैं न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग को इनॉग्रेट करा गया है। प्रेजेंट की शेप ऐसी थी, नई बिल्डिंग की शेप कुछ इस तरह से है। ठीक है, थोड़ा सा समझते हैं। देखो, करंट प्रोजेक्ट को आपको पता ही है, सेंट्रल विस्टा डेवलपमेंट प्रोजेक्ट था। आपको पता होगा, इफ़ यू एवर विजिटेड इंडिया गेट तो उसके पास ही ये लिखा हुआ बोर्ड मिलता था, सेंट्रल विस्टा डेवलपमेंट, रीडेवलपमेंट प्लान, इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान, मल्टीपल प्रोजेक्ट्स इसमें आपके थे। अपना 1931 में इनॉग्रेट करा गया था। सेंट्रल विस्टा के अंदर ध्यान में रखना क्या क्या आता है। राष्ट्रपति भवन आता है, नॉर्थ साउथ ब्लॉक्स आते हैं, पार्लियामेंट हाउस आता है, रिकॉर्ड ऑफिस आता है जिसको बाद में इसका नाम नेशनल आर्काइव्स कर दिया था, साथ साथ इंडिया गेट का मॉन्यूमेंट आता है और सिविक गार्डन आता है, जो भी आपके आइदर साइड ऑफ राजपथ पे है ना, वो सारे उसी को कहते हैं सेंट्रल विस्टा। ठीक है, तो सेंट्रल विस्टा जो है इसका काम क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन करना, नई फैसिलिटीज़ इंडिया पार्लियामेंट को देना, सस्टेनेबल आपका एक एफिशिएंट आपका एक तैयार करना सेक्रेटेरिएट। ठीक है, अच्छा, अबाउट अब वी टॉक अबाउट द प्रेजेंट बिल्डिंग। तो देखो, इंडिया की जो प्रेजेंट पार्लियामेंट हाउस है, कॉलोनियल इंडिया बिल्डिंग थी, वो आपके ब्रिटिश आर्किटेक्ट सर एडविन लुटियंस थे और हर्बर्ट बेकर थे, उन्होंने बनाया था, है ना। 6 साल लगे थे कंस्ट्रक्ट करने में, ये ध्यान में रखना है। अब जो ज़रूरत क्या पड़ी, देखो सवाल ये उठता है, नई पार्लियामेंट बिल्डिंग की हमें ज़रूरत क्या थी। सबसे पहली चीज़ थी कि हमारी जो सिटिंग स्पेस था वो बहुत नैरो होता जा रहा था। प्रेजेंट बिल्डिंग वॉज नेवर डिजाइन टू अकोमोडेट बाईकैमरल लेजिस्लेचर, नंबर ऑफ सीट्स लाइकली टू इंक्रीज, और 2026 के बाद और हम इंक्रीज भी करेंगे, है ना। एक तो ये था, नैरो सिटिंग स्पेस था। सेकेंड समस्या थी, बहुत ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर डिस्ट्रेस था, यानी कि ओवरऑल जो एस्थेटिक बिल्डिंग का था वो डिस्ट्रॉय हो रहा था। फायर सेफ्टी एक बहुत बड़ा कंसर्न बन गया था, क्योंकि बिल्डिंग को ना उस तरह से प्रेजेंट फायर नॉर्म्स के अकॉर्डिंग डिज़ाइन नहीं किया हुआ था। तो ज़रूरत थी कि हम ना इस इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करें। अच्छा, ऑब्सोलीट कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर था प्रेजेंट पार्लियामेंट हाउस का, यानी कि पुअर अकाउस्टिक सिस्टम था। ठीक है, कम्युनिकेशन अच्छा नहीं था वहाँ का। स्ट्रक्चरल सेफ्टी कंसर्न थे, यानी कि जो दिल्ली है, आप जानते ही वो करंट बिल्डिंग जो बनी है ना, वॉज बिल्ड व्हेन दिल्ली वॉज इन सिस्मिक जोन 2। नाउ वी आर अंडर इन दी सिस्मिक जोन 4, उस हिसाब से भी स्ट्रक्चर नहीं क्रिएट हुआ था। फिर वर्क स्पेस जो एम्प्लॉयज़ के लिए था वो पूरा नहीं हो पा रहा था। ठीक है ना, नैरो होता जा रहा था, पुअर क्वालिटी का था, इस वजह से ज़रूरत पड़ी। एक भारत श्रेष्ठ भारत स्पिरिट तो आप जानते ही हो, है ना। तो लोकसभा हॉल याद रखना, थीम ऑफ नेशनल बर्ड पीकॉक पे बना है। राज्यसभा बना है ऑन द नेशनल फ्लावर लोटस पे। नेशनल ट्री बानन वो आपका पार्लियामेंट के प्रेमाइसिस पे प्लान करा गया है। सिम्बॉलिक सिंगॉल स्केप्टर में लगाया गया है। अशोका पिलर है ऑन द रूफ ऑफ पार्लियामेंट हाउस। हैंड वॉबन कारपेट्स है फ्रॉम बदोही, कारपेट सिटी कहते हैं, बदोही कारपेट सिटी है, ध्यान रखना, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हैंड वोवन ब्यूटीफुल कारपेट्स बनाते हैं। उत्तर प्रदेश में है ये। ठीक है, 6 गेट्स हैं डेडिकेटेड टू वाटर लैंड स्काई। ठीक है, अशोक चक्र है, इज मेड ऑन द गेट ऑफ द न्यू पार्लियामेंट हाउस, सत्यमेव जयते लिखा हुआ है। वुड फ्रॉम नागपुर, मार्बल ऑफ गुजरात, ये सारे के सारे चीज़ें ऐसे डिज़ाइन की हुई हैं। अच्छा, कई फीचर्स भी हैं नई बिल्डिंग के, उसको ध्यान में रखते हैं। एक भारत श्रेष्ठ भारत स्पिरिट पे बना है, ये ट्रायंगुलर डिज़ाइन में बना है। पद्मश्री आर्किटेक्ट बिमल पटेल जी ने इंस्पायर होते हुए इंडिया का कल्चरल डाइवर्सिटी ये सबको देखते हुए बनाया गया है। मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर पे है, अर्थक्वेक प्रूफिंग मैकेनिज्म पे, बेटर स्पेस मैनेजमेंट के साथ बनाया गया है। पावर कंजम्पशन यहाँ पर इस तरह से बनाई गई है। कंस्ट्रक्शन इको फ्रेंडली ग्रीन कंस्ट्रक्शन की गई है, 30% ये पावर रिडक्शन करेगा। और न्यू स्मार्ट पार्लियामेंट हाउस कम्प्लीटली पेपरलेस है, इसका भी ध्यान रखना। तो न्यू पार्लियामेंट हाउस में मोर देन 150 मोर सीटिंग कैपेसिटी है वन प्रीवियस वन से। और लोकसभा में देखो जो चैम्बर होते हैं, सीटिंग कैपेसिटी 8 MPs की, राज्यसभा में 384 MPs की, ऐसे जॉइंट पार्लियामेंट सीटिंग में 1272 MPs के लिए ऐसे ऐसे कैपेसिटी से बनाया गया है। ठीक है, तो दैट इज़ वाई इट हैज़ बीन क्रिएटेड, बिकॉज नाउ वी आर फुलफिलिंग द एस्पिरेशंस ऑफ 140 crore इंडियंस। दैट इज़ वाई द नीड ऑफ द बिल्डिंग इज़ देयर ओनली। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट सिनेरियो, नेक्स्ट आर्टिकल इज़ ऑन द लॉ एंड सेडिशन। देखो, 22nd लॉ कमीशन की रिपोर्ट आई, 27th रिपोर्ट थी इसकी, जिसमें बताया जा रहा है कि यूसेज क्या है लॉ ऑफ सेडिशन की, रिकमेंड करा गया रिटेंशन कैसे की जाए लॉ सेडिशन की। अब सबसे पहले समझने की ज़रूरत यह है गाइस, सेडिशन का लॉ है क्या। तो सेक्शन 124A IPC 1870 में सेडिशन के बारे में ये कहती है कि अगर आपने अपने शब्दों से, बोलकर, लिखकर, साइन कर कर, विजिबल रिप्रेजेंटेशन देकर
कोई हेटरेट फैलाने की कोशिश करी है या कुछ डिसअफेक्शन फैलाने की कोशिश करी है टुवर्ड्स द गवर्नमेंट जो कि इस्टेब्लिश बाय लॉ हो रखी है, उसके अगेंस्ट, तो वो सब कुछ सेडिशन के अंदर आता है। अब सेडिशन का जो लॉ है, ओवर द ईयर्स इसके बहुत सारे आप सुनते ही रहते हो क्रिटिसिज्म आ रहे हैं। यानी सब्जेक्टिव डेफिनेशन पे ही सवाल उठा 2015 में जब श्रेया सिंगल का केस चल रहा था। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला हेल्ड दैट वेग एंड ओवर ब्रॉड ऑफेंसेस हैं वुड बी अनकॉन्स्टिट्यूशनल, और हम रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगा सकते ऑन फ्री स्पीच पे। एक तो ये प्रॉब्लम थी। चिलिंग इफेक्ट ऑन डिसेंट, यानी कि कभी कभी डिसेंट हो रहा होता है, किसी चीज़ पे लोग नाराज़ हैं, उन्होंने डिसेंट किया, उन्होंने ऐसा नहीं करना था कि बहुत क्रिटिसिज्म गवर्नमेंट का आप बिल्कुल ही बंद कर दो करना। कहीं कहीं जगह पर कोई पॉलिसीज़ आपको लग रहा है इट इज़ नॉट गुड फॉर द वेलफेयर ऑफ द सिटीजन्स ऑफ द पीपल, तो आप कोशिश करते हो ना कि उसको मैं क्रिटिसाइज़ करो और कुछ उसकी प्रॉब्लम्स को गवर्नमेंट को बताओ कि भाई ये दिक्कतें हैं इस बिल में। तो फियर ऑफ बीइंग चार्ज विद सेडिशन कैन डिस्करेज इंडिविजुअल फ्रॉम, अपने ओपिनियन ही लोग देना बंद कर देंगे, एक लेजिटिमेट क्रिटिसिज्म में इंगेज होना लोग बंद कर देंगे। दैट इज़ बाय, मतलब आप क्या कर रहे हो, सेल्फ सेंसरशिप ही लगा दे रहे हो आप। सबसे बड़ी दिक्कत ये। फिर लो कन्विक्शन रेट, यानी कि जो कन्विक्शन रेट है केसेस में, जो सेक्शन 134 के अंडर आप लगाते हो, वो 3 से 33% ओवर द ईयर्स हो गए। पेंडेंसी के केस 95% तक बढ़ गए हैं। फाइलिंग केस जो इसके अंदर होते थे वो पनिशमेंट बन गया, लाइक कि इतना बुरा हाल। तो एलिगेशंस ऑफ मिसयूज़, तो वंस अरेस्टेड अंडर द सेडिशन लॉ इट इज़ एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट टू गेट बेल। अगर आप अरेस्ट हुए हो सेडिशन लॉ के अंडर तो बेल लेना सबसे बड़ी दिक्कत है। फिर ट्रायल प्रोसेस होगा, वो पता नहीं कब तक स्ट्रेच कर जाए। तो अल्टीमेटली एक ईमानदार बंदा जो इनोसेंट बंदा है उसको तो आप हरास कर रहे हो पूरी तरह से। तो आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो दीज आर द क्रिटिसिज्म विच इज़ क्रिएटिंग ओवर द ईयर्स फॉर सेडिशन लॉ। ये सब्जेक्टिव डेफिनेशन है और जीलिंग इफेक्ट है, लाइक दिस, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट इज सुप्रीम कोर्ट विनोद दुआ वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया के केस में उन्होंने FIRs को क्वैश किया, चार्जेस ऑफ सेडिशन लगाए, कॉशन अगेंस्ट अनलॉफुल एप्लीकेशन ऑफ द प्रोविजंस। फिर एग्जिस्टेंस ऑफ अदर लॉज की वजह से भी कुछ दिक्कत है, रिपील इन अदर जूरिस्प्रूडेंस, ये सारी की सारी बातें निकल कर आई। कुछ आर्ग्यूमेंट्स हैं गिवन बाय लॉ कमीशन फॉर रिटेंशन ऑफ सेक्शन 124 है। देखो सेक्शन 124 में क्या क्या आर्ग्यूमेंट दिए हुए हैं, ध्यान से समझने की ज़रूरत है। क्यों ज़रूरी है, लॉ कमीशन ने क्यों बोला है, समझो बात को। सबसे बड़ी चीज़ है, देखो, टू सेफगार्ड द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। सेक्शन 124 की यूटिलिटी क्या है, 124A की, एंटी नेशनल सक्सेशनिस्ट एलिमेंट को कॉम्बैट करना, ठीक है। सेकंड चीज़ है सेडिशन को रिजनेबल रिस्ट्रिक्शन अंडर आर्टिकल 19 जो आपका है फंडामेंटल राइट है, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, उसके तहत है। क्योंकि आप जानते हो फंडामेंटल राइट्स एब्सोल्यूट नहीं हो सकते, स्पेशली योर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन वी कैन नॉट गिव एब्सोल्यूटली टू द पीपल। तो वहाँ सेडिशन लगाना पड़ता है, वो भी रिजनेबल रिस्ट्रिक्शन, ठीक है, कोई रीज़न होगा तब रिस्ट्रिक्शन है, ठीक है। नेक्स्ट इज एग्जिस्टेंस ऑफ काउंटर टेरर लेजिस्लेशन डज नॉट फिल द स्पेस ऑफ सेक्शन 124A। कह रहा है इन द एब्सेंस ऑफ प्रोविजन लाइक, जैसे सेक्शन 124A IPC के कुछ प्रोविजंस हैं, एन एक्सप्रेशन दैट इनसाइट्स वायलेंस अगेंस्ट द गवर्नमेंट वुड इनवाइट स्ट्रिंजेंट लॉज लाइक अनलॉफुल, जो UAPA एक्ट है, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट है, उसमें आप वायलेंस कर रहे हो गवर्नमेंट अगेंस्ट, है ना, कुछ ऐसी चीज़ों को निकाल के लेकर आ रहे हो आप। तो इससे क्या हो रहा है, काउंटर टेररिज्म जो आजकल है, लाइक लेजिस्लेशन जो एग्जिस्टेंस है, वो स्पेस फिल नहीं कर पा रही हैं। यानी कुछ जो प्रोविजंस हैं आपके सेक्शन 124A के, एनी लिखा भी है ना, कोई एनी एक्सप्रेशन दैट इनसाइट वायलेंस अगेंस्ट द गवर्नमेंट वुड इनवाइट स्ट्रिंजेंट लॉज। इफ़ यू सेड एनीथिंग दैट क्रिएट वायलेंस अगेंस्ट द गवर्नमेंट, तो आपको पता ही है ना, UAPA लग जाता है या नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लग जाता है। चौथी चीज़ है लॉ टू जज इंडिपेंडेंटली नॉट फ्रॉम द प्रिज्म ऑफ कॉलोनियल लेगेसी। मेयर फैक्ट दैट कि पर्टिकुलर जो लीगल प्रोविजन है कॉलोनियल नेचर में है, उसकी ओरिजिन वहीं से हुई है, तो रिपील आप उस तरह से वैलिडेट करो तो ये अच्छी बात नहीं है। उसके बाद रियलिटीज़ डिफर इन एवरी जुरिस्डिक्शन। देखो जो कॉम्पिटिटिव जुरिस्डिक्शन कोर्ट्स हैं, US में है, UK में है, सबकी अपनी हिस्ट्री, जोग्राफी, पॉपुलेशन है, डाइवर्सिटी है। सम ऑफ दीज कंट्रीज इवन अपने सेडिशन लॉ को इन्होंने मर्ज कर लिया है काउंटर टेरर लेजिस्लेशन में, बट इट नॉट कंपैटिबल विद इंडियन सर्कमस्टांसिस के साथ ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है, ठीक है। तो हम इसको मर्ज नहीं कर सकते, हमारी जोग्राफी ऐसे अलाउ नहीं करती, हमारी पॉपुलेशन की डेमोग्राफी ऐसे अलाउ नहीं करती है, हमारी अलग हिस्ट्री है। मिसयूज़ नॉट ग्राउंड फॉर रिमूवल, है ना। एनी एलीज मिसयूज़ कैन बी रीमेंड बाय लेइंग डाउन एडिक्वेट प्रोसीजरल सेफगार्ड, तो वो भी एक बात इसके अंदर आती है। वे फॉरवर्ड में कहा गया है जो सजेशंस आए उसके ऊपर बड़ा गौर फरमाना। लिमिटेड एप्लीकेशन, यानी कि 2018 में लॉ कमीशन ने इन कंसल्टेशन पेपर ऑन सेडिशन अंडरस्कोर दैट सेक्शन 124A शुड बी इन्वोक्ड ओनली इन केसेस
जहाँ पर इंटेंशन यही है कि इस एक्ट को डिस्टर्ब करना है, पब्लिक ऑर्डर को, तो फिर तो आप मानते हो ना इट कम्स अंडर द सेडिशन लॉ ओनली। या ट्रेनिंग एंड अवेयरनेस ऑफ पुलिस ऑफिसर, बहुत ज़रूरी, बहुत ज़रूरी है देना। ये कॉम्प्रीहेंसिव ट्रेनिंग दें हम पुलिस ऑफिसर को, स्पेसिफिक प्रोविज़न जो आपके हैं उनको समझाएं, उसके एलिमेंट, उसके स्कोप, उसके लीगल थ्रेशोल्ड को बताएं, ताकि अनवारंटेड असेट जो आपके अरेस्ट हो रहे हैं वो इस लॉ के अंडर तो बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए। तो देखो ना, आप अगर आपने गलती से गलत कर दिया तो ईमानदार बंदा तो पिस जाता है, बेल भी जल्दी पॉसिबल नहीं हो पाती है। नेक्स्ट इज़ योर GRAI, दैट इज़ ग्रीवेंस रिड्रेसल असेसमेंट एंड इंडेक्स के बारे में। यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशन ने ये इंडेक्स को लॉन्च किया है 2022 में। ठीक है, इसके कुछ बेनिफिट्स के बारे में है, मिनिमम गवर्नमेंट, मैक्सिमम गवर्नेंस देना, एक सिटीजन्स को ग्रीवेंसेस देने के लिए एक चैनल प्रोवाइड हो जाना, सिटीजन फीडबैक के लिए हेल्प द मिनिस्ट्री टू एनालाइज द क्वालिटी ऑफ ए सर्विस, अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, ये सब को इंश्योर करना। तो जो आपका ग्रीवेंस रिड्रेसल असेसमेंट एंड इंडेक्स है 2022 से कॉन्सेप्चुलाइज करा गया, डिज़ाइन किया गया, डिपार्टमेंट था, डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस। ये किस मिनिस्ट्री के अंडर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशन के अंडर आता है। 10 स्टेप है, सेंट्रलाइज पब्लिक ग्रीवेंस रिड्रेसल मैनेजमेंट सिस्टम के रिफॉर्म दिए गए हैं। ऑब्जेक्टिव इस इंडेक्स को निकालने का ध्यान रखो क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव सीधा सीधा यही है, ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज़्म को इम्प्रूव करना। उसके लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करो, लोकपाल, स्टेट लोकायुक्त बनाओ, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जैसे ऑम्बड्समैन है ना, क्रिएट करा जाता है, उसको सेटअप इसीलिए किया जाता है ग्रीवेंस लिया जाए। कह रहा बहुत सारे स्टेट्स में तो डिजिटल प्लेटफॉर्म भी हैं, जैसे गुजरात में स्वागत नाम का प्लेटफॉर्म है, आंध्र प्रदेश में स्पंदना नाम का है, राजस्थान में राजस्थान संपर्क है, उड़ीसा में ई अभियोगा है। अब आपसे पेपर में यहीं से उठा लेगा वो क्वेश्चन कि हाँ जी सम ऑफ द डिजिटल प्लेटफॉर्म दैट इज स्वागत वो कौन से स्टेट का है, तो यू शुड अवेयर अबाउट इट कि कौन से स्टेट का आ रहा है। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना। अच्छा, इंडिया में 12 पैरामीटर्स, इंडिकेटर्स पे एफिशिएंसी, फीडबैक, ये सब लेकर 4 डायमेंशंस पे बनाया जाता है। तो ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म का मतलब है कि एज पर सेकेंड ARC रिपोर्ट जो ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म है मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैकेनिज्म है, यूज़ किया जाता है ताकि एक एडमिनिस्ट्रेशन सिटीजन सेंट्रिक बनाया जा सके। इफ़ द प्रॉमिस लेवल ऑफ सर्विस डिलीवरी इज़ नॉट अचीव्ड और अगर राइट टू ऑफ द सिटीजन अगर ऑनर नहीं किया जाएगा तो सिटीजन शुड बी एबल टू टेक रिकोर्स टू अ मैकेनिज्म। ठीक है, अच्छा, इश्यूज़ भी हैं कुछ एग्जिस्टिंग के पब्लिक ग्रीवेंस सिस्टम में। सबसे बड़ी समस्या लो लेवल ऑफ अवेयरनेस, राइट्स एंड ड्यूटीज़ के बारे में सिटीजन्स को अवेयरनेस की कमी है। जुडिशरी बहुत ज़्यादा ओवरबर्डन हो रही है क्योंकि बहुत ज़्यादा ग्रीवेंसेस नॉन सेटल होते जा रहे हैं, हो ही नहीं पाते हैं, बहुत पिटी इश्यूज़ आते हैं। क्या करें सुप्रीम कोर्ट, इवन कोर्ट्स क्या करें? नॉन यूनिफॉर्मिटी की दिक्कत है, वाइड वेरिएशंस हैं, मिनिस्ट्रीज ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनमें कुछ समझ ही नहीं है, लाइक हैंडल कैसे करना है, कैपेसिटी का कुछ पैरामीटर ही नहीं बना रखा, कोई स्टेचुटरी बैकअप ही नहीं है। मतलब ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म को इज़ नॉट ट्रीटेड एज मैंडेटरी। जैसे RTI अगर आ गई किसी डिपार्टमेंट तो वो पागल हो जाते हैं, आप फटाफट जवाब देना है, वाई आर नॉट टेकिंग इट फॉर GRM। मतलब अगर आ गई ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म है तो यू हैव टू टेक इट एज अ मैंडेटरी कि करना है इस काम को भी। भाई रिसोर्सेज की दिक्कत है, स्टाफ नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है, इनएडिक्वेटली या तो एम्पावर्ड नहीं है अच्छे से, सिस्टमैटिक प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है, उसके बाद क्या क्या मेजर्स लिए जाएँ इन ऑर्डर टू स्ट्रेंथन GRM। ठीक है, तो ग्रीवेंस प्रॉन एरियाज़ को आइडेंटिफाई किया जाए जो करप्शन के सस्पेक्टेड हैं, है ना, अवेयरनेस अमंग सिटीजन्स क्रिएट की जाए, लोकल मीडिया को वाइड पब्लिसिटी दी जाए, एटीट्यूडनल चेंज की बेहद ज़रूरत है सिविल सर्वेंट्स को। रिकमेंडेशंस हैं सेकेंड ARC को, पब्लिक ग्रीवेंस ऑफिसर्स ऑन द लाइन ऑफ आपके जो भी RTI के तहत वैसे ही करो आप। जितने भी ग्रीवेंस पिटीशन है ज़रूरत है कि उसको डिस्पोज ऑफ विद इन 30 days कर दिया जाए। नॉन एडहेरेंस अगर टाइम नहीं की करा ना, नहीं अगर डिस्पोज किया किसी ऑफिसर ने, इट शुड इनवाइट फिनेंशियल पेनल्टी लगाओ ना आप, फिर कैसे नहीं काम होगा। तो GRM एक पार्ट एंड पार्सल है हमारे किसी भी एडमिनिस्ट्रेशन का, अकाउंटेबल बनना है, रिस्पॉन्सिव बनना है, हमें यूज़र फ्रेंडली बन के दिखाना है हमें। तो सभी मिनिस्ट्री का एक रेगुलर रिव्यू होना चाहिए और वो सारा का सारा रेस करना चाहिए प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, तब जाके आंखें खुलेंगी। लास्ट टॉपिक ऑफ द डे फॉर पॉलिटी इज़ OTT रेगुलेशंस इन इंडिया। देखो, डिपार्टमेंट जो है आपका डिजिटल पब्लिशर कंटेंट ग्रीवेंसेस काउंसिल ने पुनिटिव एक्शन लगाया OTT प्लेटफॉर्म पर, इन्वोक कर दिया भाई IT रूल। OTT होता क्या है? ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म,
वो सर्विसेज जो व्यूअर्स को एक्सेस कराई जाती हैं, मूवीज़ देखो आप, टीवी शोज़ देखो, अदर मीडिया डायरेक्टली थ्रू द इंटरनेट, बाईपासिंग केबल, सैटेलाइट सिस्टम के थ्रू देखो आप, तो इंडिया का जो OTT व्यूअरशिप है उसमें एट 43 मिलियन पीपल आपके आते हैं, खड़े होते हैं, और प्रोजेक्टेड टू राइज 50 मिलियन बाय द एंड ऑफ 2023। तो मोबाइल ब्रॉडकास्टिंग को इंक्रीज़ करने की ज़रूरत है ताकि नया कंटेंट क्रिएट हो। इंडिया का जो रेगुलेटरी पार्लेंस है, OTT प्लेटफॉर्म्स आर कॉल्ड पब्लिशर्स ऑफ ऑनलाइन क्यूरेटेड कंटेंट उन्हें बोलते हैं। ऑनलाइन क्यूरेटेड कंटेंट क्या है? ऑडियो विजुअल कंटेंट है, फिल्म्स हैं, वेब सीरीज़ हैं, पॉडकास्ट हैं, दे मेड अवेलेबल टू द व्यूअर्स ऑन डिमांड इंक्लूडिंग बट नॉट लिमिटेड थ्रू अ सब्सक्रिप्शन बाय OTT प्लेटफॉर्म। ऑन डिमांड का मतलब है एक ऐसा सिस्टम जहाँ पे यूज़र एक्सेस कर सकता है एट द टाइम चोजन बाय देम एनी कंटेंट, है ना, आप किसी भी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में किसी भी तरह से देख सकते हो। अच्छा, इससे रिलेटेड एक काउंसिल भी है, अभी हमने पढ़ा DPCGC, याद रखना मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग के अंडर आती है। 2021 में इंटरनेट मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अंडर सेटअप हुई है, ठीक है, इस चीज़ का ज़रूर याद रखना है। अब करंट मैकेनिज्म क्या है, बहुत ध्यान से सुनना। OTT रेगुलेशन के लिए इंडिया के अंदर करंट मैकेनिज्म ये है कि एग्जिस्टिंग लॉ है हमारे पास, यानी कि इसमें हमारा जो सर्टन लॉज लगते हैं OTT प्लेटफॉर्म के लिए वो कौन कौन से हैं? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, IPC 1867, इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन प्रोहिबिशन एक्ट 1986, सारे के सारे जब भी आप कंटेंट जनरेट करते हो OTT प्लेटफॉर्म पर, ये सारे के सारे एक्ट अप्लाई होते हैं, ठीक है। जो न्यू IT रूल 2021 आया है उसमें कुछ गवर्नमेंट ने कुछ इंटरमीडिएट गाइडलाइंस वगैरह बनाई है, उसको भी की प्रोविजन, जैसे कि इसमें डाला हुआ है कि रूल जो होगा वो मिनिस्ट्री ऑफ INB को टास्क देगा रेगुलेटरी कंटेंट को चेक करने का OTT एंड ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से, कुछ एथिक्स होगा वो फॉलो करने होंगे, कुछ आपको सेल्फ क्लासिफिकेशन करना पड़ेगा कि आप एडल्ट कंटेंट लेकर आ रहे हो, 13+ वाला है, 16+ वाला है, यूनिवर्सल वाला है, ये सब है। पेरेंटल लॉक्स भी लगाए जा रहे हैं, जो भी UA 13+ है या जितने भी हायर हैं उसमें रिलायबल एज वेरिफिकेशन होना बेहद ज़रूरी करती है ताकि बच्चे ना बिगड़ें। अदरवाइज को रेगुलेशन अप्रोच भी यहाँ पे लगाई है। को रेगुलेशन अप्रोच का मतलब क्या है कि इंडिया की अप्रोच क्या है OTT प्लेटफॉर्म में, उसको हम लाइट टच को रेगुलेशन मॉडल बोल रहे हैं, यानी कि सेल्फ रेगुलेशन लगाना है। अपने ऊपर इंडस्ट्री क्या लगा रही है? सेल्फ रेगुलेट कर रही है, अपने आप को खुद से चेक करो। फाइनल एक ओवरसाइट मैकेनिज्म मिनिस्ट्री लेवल पर होगा, मिनिस्ट्री लेवल पर भी चेक होगा। फिर GRM तो आप जानते ही हो, अभी हमने पढ़ा ग्रीवेंस रेडिएशन का, तो 3 लेवल पे चेक होगा। सेल्फ रेगुलेशन पब्लिशर खुद से करे लेवल 1, सेल्फ रेगुलेशन बाय सेल्फ रेगुलेटिंग बॉडी लेवल 2 पे चेक करेगा, और थर्ड आपका मिनिस्ट्रीज चेक करेंगे कि OTT प्लेटफॉर्म पे कंटेंट जाने लायक है या नहीं है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो दिस इज हाउ इट हैज़ बीन क्रिएटेड, एक लेवल फील्ड खेलने को बनाती है। इंटर डिपार्टमेंटल कमेटीज़ भी हैं जो उस पर काम करती हैं। तो ऑल्सो सेंट्रल लुक टू रेगुलेट द कंटेंट डिजिटल प्लेटफॉर्म, एक डिजिटल इंडिया बिल भी आ रहा है, उसके अंडर भी होगा। नाउ अंडरस्टैंड द चैलेंजेस। देखो चैलेंजेस क्या है OTT रेगुलेशंस में। यू कांट स्ट्रिक्टली कुछ स्टिफल ना, आप यू कैन नॉट लिमिट द एनीबडीज आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन को रोकोगे कैसे आप? उसके बाद लो कंप्लाइंस की दिक्कत है, लोग मान के राजी नहीं होते, कंप्लाइंस फॉलो ही नहीं करते। प्राइवेसी की दिक्कत, डेटा प्रोटेक्शन का इशू, आपके डोमेस्टिक रेडिएशन मैकेनिज्म को लड़ने का कुछ है ही नहीं, मतलब कंसर्न आ रहे हैं उसके हिसाब से, मॉनिटर करना बड़ा मुश्किल है। तो नीड फॉर नेशनल ब्रॉडकास्टिंग पॉलिसी की बेहद ज़रूरत है, और डिस्टिंक्शन करना पड़ेगा ऑनलाइन कंटेंट फ्रॉम कन्वेंशनल, या कैसे लिबरलाइज करना है, या कवरिंग थीम, सारा कुछ उसको देखना पड़ेगा। अवेयरनेस करना है प्रोविजंस के बारे में, रेगुलर ऑडिटिंग की बेहद ज़रूरत है। जितने भी आपके स्टेक होल्डर्स हैं उनसे आप बातचीत करो, उनसे पूछो बॉटलनेक्स क्या है, मिसयूज़ को कैसे रोका जा सकता है, पॉलिसी मेकर उस हिसाब से फिर एक पॉलिसी क्रिएट करें और एक बैलेंस्ड और इफेक्टिव पॉलिसी क्रिएट करें। तो गाइस दिस इज़ ऑल फॉर टुडे, ठीक है। तो होप यू डेफिनेटली लाइक द वीडियो, और इफ़ यू हैव एनी डाउट रिलेटेड टू एनी ऑफ द कंटेंट, एनी ऑफ द न्यूज़, any of the article, please let us know in the comment section, ठीक है। Thank you so much for listening. Do like, share and subscribe to PM Pathshala. Have a nice day to all.